स्टेप्स इन टेस्ट डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन पार्ट 2। यानी इसमें हम पिछले वीडियो से कंटिन्यू करते हुए आगे के स्टेप्स देखेंगे कि एक टेस्ट बनाने में, एक परीक्षण का निर्माण करने में और उसके मानकीकरण में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। पिछला हमने देखा था लास्ट स्टेप 6 पहली वीडियो में। उसको एक बार याद दिला दूं कि स्टेप 6 था प्री टेस्टिंग एंड आइटम एनालिसिस, जिसमें हम जब फाइनल टेस्ट एक बना लेते हैं तो उसको एक सैंपल, एक समूह पर, लोगों के एक समूह पर उसको पूर्व परीक्षण करके देखा जाता है कि अगर कोई समस्याएं आ रही हो, कुछ आइटम्स सही ना हो, सही नहीं काम कर रहे हो, उनको बदलना हो, उनको हटाना हो टेस्ट में से, तो ये सारी चीजें करके देखी जाती हैं, जिसमें आइटम एनालिसिस का मुख्य रोल होता है, जिसके तहत हम चेक करते हैं कि आइटम की कठिनाई क्या है, यानी आइटम डिफिकल्टी चेक करते हैं, आइटम डिस्क्रिमिनेशन चेक करते हैं कि आइटम जो है वो लोगों में अंतर कर पा रहा है कि नहीं, वैसे लोग जिनमें वो कॉन्सेप्ट ज्यादा है जो हम मेजर कर रहे हैं अपने टेस्ट में, या कम है। और डिफरेंशियल आइटम फंक्शनिंग, यानी वैसे आइटम्स जो किसी समूह विशेष के लिए सही नहीं साबित होंगे, वो लोग सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, वैसे आइटम्स भी हटा दिए जाते हैं। अब यहां हम कंटिन्यू करेंगे स्टेप 7 से। स्टेप 7 में आता है टेस्ट प्रोडक्शन, यानी टेस्ट या परीक्षण जो आपने बनाया उसका प्रकाशन करना। अब टेस्ट के प्रकाशन में, यानी उसकी छपाई में और प्रकाशन करने में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इनसे टेस्ट की वैधता पे असर आ सकता है, फर्क पड़ सकता है। जब हम बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षण या टेस्ट बना रहे हों, या छोटे स्तर पे इस्तेमाल होने वाले भी बना रहे हों, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से कि टेस्ट प्रिंट कैसे हो रहा है, उसकी पैकिंग कैसे की जाएगी, वो दूर दराज एरियाज में, अलग अलग शहरों में भी, अपने देश में या विदेशों में भी कैसे पैकेजिंग करके उसको भेजा जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ये फर्क पड़ता है, इससे ये असर डालती हैं कि आपका टेस्ट वैध रह जाएगा या नहीं। इस स्टेज पे बहुत जरूरी है टेस्ट की सुरक्षा का भी ध्यान देना। और यहाँ सुरक्षा से ये मतलब नहीं है कि टेस्ट फट न जाए, जल न जाए, यहाँ ये मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि उसके प्रश्न जो हैं वो सुरक्षित रहें, वो कई सारे लोगों को पता न चले। पर जाहिर है कि टेस्ट प्रोडक्शन के क्रम में जब उसकी छपाई होनी है, जब वो प्रिंट होना है, तो जो छोटी टीम थी जिसने टेस्ट का निर्माण किया था, उनके हाथों से निकल के अब 2-4 और हाथों में टेस्ट जाएंगे। और वहां पर आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि टेस्ट बहुत आगे न बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि उसकी कोई कॉपी लेकर, फोटो लेकर कहीं नेट पर डाल दे या और लोगों तक बांट दे उसके जेरोक्सेस या कॉपीज, ताकि फिर वो बहुत फैल जाए और फिर कोई टेस्ट खरीदे ही नहीं, या जो लोग खरीदे टेस्ट करें उनको क्वेश्चंस पहले से ही पता रहेंगे और उनके स्कोर्स बड़े अच्छे आ जाएंगे, जो कि सटीक चीज नहीं बता पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि टेस्ट सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, ये तय करना जरूरी हो जाता है। प्लस कितनी भी आपने तैयारियां करके रखी हो, कितने बार भी टेस्ट को चेक किया हो, कई बार दोहरा लिया हो, पढ़ लिया हो कि कोई उसमें स्पेलिंग की गलती ना हो, कोई और तरह का मिस्टेक ना हो, लेकिन प्रिंटिंग के प्रोसेस में या और सब प्रक्रियाओं में भी कभी ना कभी कोई मानवीय गलती रह सकती है, रह जाती है अक्सर। और इसलिए उसको टेस्ट करना, हर स्टेप पे जितने बार हो सके जांच करना, बार बार दोहराना बहुत ही जरूरी होता है। प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब टेस्ट प्रकाशन के क्रम में है, उस समय अगर आप कोई फिजिकल टेस्ट यूज कर रहे हैं, यानी पेपर एंड पेंसिल टेस्ट आपने अगर बनाया हुआ है, तो अलग तरह के टेस्ट करने की जरूरत होती है या जांच करने की जरूरत होती है कि कोई मिस्टेक न रह गई हो। और अगर कंप्यूटर पे बनाया जाने वाला कुछ टेस्ट है, कंप्यूटर पे किया जाने वाला टेस्ट है, तो उसके लिए अलग प्रकार से टेस्ट करके चीजें देखनी होती हैं। पर सारे एहतियात बरतने होते हैं, सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं टेस्ट के प्रोडक्शन में, ताकि गलतियां जितनी कम हो सके उतनी हो। अगर मान लीजिए जितने आपको भेजने हैं टेस्ट, कहीं कहीं से मान लीजिए ऑर्डर आया है कि आप, मुझे इतने टेस्ट चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी ने कहीं से मंगाया है कि मुझे अपने बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम्स दिलवाने हैं, प्रैक्टिकल्स में ये टेस्ट कराने हैं, आप मुझे इतने कॉपीज भेजिए, 500 कॉपीज भेजिए। अब मान लीजिए प्रोडक्शन के प्रोसेस में, प्रकाशन के क्रम में 500 से अधिक कॉपीज छप गई, 510 कॉपीज छप गई,
तो अब 500 भेजने के बाद वो 10 कॉपीज जो बची उसे कैसे सुरक्षित तौर पे नष्ट किया जाए ताकि वो और लोगों के हाथ ना लग जाए और फिर उसका दुरुपयोग नहीं हो, ये सब मेंटेन करना, ये सब पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी स्टेप्स हो जाते हैं जो स्टेज पर लेने पड़ते हैं। जो चीजें आपके पास हैं, प्रिंटेड मटेरियल चाहे और टेस्ट से संबंधित मटेरियल जो भी है, स्टिमुलाई है या कुछ और चीजें हैं, उसको सुरक्षित रखना, लॉक्ड कबर्ड में रखना जिसकी चाबी कुछ ही लोगों को उपलब्ध रहे, ये सारी चीजें देखना समझना जरूरी होता है। अक्सर प्रिंटिंग के टाइम क्या होता है कि जब टेस्ट प्रिंट होने लगते हैं तो शुरुआती कुछ कॉपीज प्रिंटर्स निकाल कर जो टेस्ट बनाने वाला स्टाफ है उनको देते हैं कि आप एक बार फाइनल फिर से चेकिंग कर लीजिए कि छपकर आपका टेस्ट ऐसा दिखने वाला है। अगर कोई दिक्कत है, कहीं कोई मिस्टेक रह गई है, छपाई सही नहीं है, साइज सही नहीं है, पेजेस जितने लग रहे हैं वो सब अगर कुछ गड़बड़ियां दिख रही हो, कोई स्पेलिंग वगैरह अभी भी अगर छूट गई हो, तो अभी आप टेस्ट कर लीजिए। क्योंकि जब ये सब टेस्ट छपते हैं तो काफी तादाद में छपते हैं। अगर कोई गलतियां रह गई और इस स्टेज पे भी अगर ठीक कर लिया जाए तो जो पैसे और समय लगेगा बाकी टेस्ट छापने में, उसकी बचत हो सकती है। वरना पता चला कि आपने शुरुआत में टेस्ट नहीं किया और फिर 50,000 कॉपीज छप गई टेस्ट की अलग अलग जगहों में भेजने के लिए, और फिर बाद में किसी ने पॉइंट आउट किया या आपको पता चला कि इसमें तो एक बहुत ही मेजर एरर रह गई थी। और अक्सर ये होता है, आपने कभी कुछ टेस्ट देखे होंगे जिसमें कुछ ना कुछ एरर ऐसी दिख जाती है कभी ना कभी। तो वहां पर मतलब उन्होंने इस स्टेज पर ध्यान से चीजों को प्रूफ रीड नहीं किया, सही से पढ़कर समझकर कंफर्म नहीं किया कि कोई गलती न रहने पाए। तो ये इस स्टेज पे भी अगर गलती पकड़ में आ जाती है, उसे ठीक कर लिया जाता है, तो आगे के प्रोसेस में आसानी हो जाती है, पैसे की कम बर्बादी होती है, समय की कम बर्बादी होती है। इसी के साथ साथ कई और चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, जैसे कोई पेज मिसिंग ना हो। ऐसा ना हो कि 8-10 पेज का आपका टेस्ट बुकलेट है या मैनुअल है टेस्ट का और उसमें कुछ पेजेस तो छपे और पेज नंबर 12 सब में ही छूट गया, छपा ही नहीं किसी गलती की वजह से। तो इस तरह की कुछ गलतियां ना होने पाए। अगर आपके टेस्ट में कुछ विजुअल मटेरियल है, कुछ दृश्य सामग्री है, जैसे कोई तस्वीर है, कोई ग्राफ है, ये चीजें साफ सुथरी कलर में अगर प्रिंट होनी है तो कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट में, धुंधली नहीं हो, क्लियर कट हो, ये सारी चीजें भी चेक करना। मतलब हर छोटी बारीक चीज को ध्यान देना होता है स्टेज पे, ताकि कुछ गलतियां नहीं होने पाए। ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन पहले पूछा जाना था उसके बाद अगला आइटम पूछना था, उनका क्रम बदल गया हो, ऊपर नीचे चीजें हो गई हो। ये सारी चीजें प्रॉपरली चेक कर लेनी चाहिए। अगला स्टेप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी टेस्ट कराकर देखना। तो आपका टेस्ट छप भी गया, अब और लोगों तक जा रहा है, उन्हें टेस्ट करवाना है परीक्षार्थियों पे, फिर उसके स्कोर का आकलन करना है। तो अब ये टेस्ट जो वो करवा रहे हैं, करवाने की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर 10 या 50 लोगों पर आप टेस्ट कर रहे हैं, पर कुछ के लिए परिस्थिति वातावरण अलग है, कुछ के लिए अलग है, तो उसका भी प्रभाव टेस्ट के स्कोर्स पे पड़ेगा, भले सेम टेस्ट दो ग्रुप्स को कराया जा रहा हो। तो ये सब भी ध्यान देने की चीज है। जो परीक्षक है, जो टेस्ट करवा रहा है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी ट्रेनिंग कितनी है, क्या वो प्रोफेशनल इंसान है कि नहीं, क्या उसको टेस्ट कैसे कराना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, कितना समय दिया जाना है, हर चीज की सही जानकारी है या नहीं, व्यक्ति ट्रेंड है या नहीं। जब आप टेस्ट करा रहे हैं तो परीक्षार्थियों को कैसा माहौल या कैसा पर्यावरणीय कारक जो है जो प्रभावित कर सकते हैं, वो समान है कि नहीं हर व्यक्ति के लिए। ऐसा ना हो कि गर्मी का समय है, सुबह सुबह जब उतनी गर्मी नहीं है तब आप एक समूह को करा रहे हैं टेस्ट, उन्होंने कंफर्टेबली बैठ के टेस्ट किया, और दूसरे को तब बुला रहे हैं जब बिल्कुल तेज दोपहर है, बहुत तेज धूप है, गर्मी है, पसीने पसीने छूट रहे हैं, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, पर उसी में वो टेस्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों जो समूह है लोगों के बिल्कुल समान भी होंगे इंटेलिजेंस या जो भी चीज का मापन कर रहे हैं उसमें, तो भी उनका परफॉर्मेंस खराब होगा और रिजल्ट अलग आएगा, क्योंकि परिस्थितियां समान और अनुकूल नहीं थी। तो परिस्थितियों को समान रखने की और अनुकूल रखने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि इन चीजों का प्रभाव लोगों पर न पड़े। ऐसा ना हो कि व्यक्ति बीमार हो, थका हुआ हो, नींद ठीक से न पूरी हुई हो, और वैसी परिस्थितियों में भी, चिड़चिड़ाहट की स्थिति में भी नींद बेचारे को आ रही हो, लेकिन फिर भी आप टेस्ट उसको करा दे रहे हैं कि बस मेरा काम पूरा हो जाए, बाकी चीज से मतलब नहीं है।
ऐसे में फिर कभी भी स्कोर्स सही नहीं आ सकते, आप उसका जो निष्कर्ष निकालेंगे वो गलत होगा ही होगा। तो ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, और ये ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है टेस्ट डेवलपमेंट का। इसको लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर इस पर बहुत फ़र्क पड़ता है कि टेस्ट किस तरह से कराया जा रहा है, जो परीक्षक है वो परीक्षार्थी के साथ कैसा व्यवहार रख रहा है, इन सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई परीक्षक परीक्षार्थी के साथ बहुत ही मिलनसार व्यवहार रख रहा है तो उसका एक अलग असर आएगा, और दूसरा परीक्षक जो परीक्षार्थी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रखता है और कड़ाई से व्यवहार करता है, उसका अलग असर आएगा रिजल्ट्स पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंडीशंस हैं जिसमें टेस्ट कराया जा रहा है वो जितनी हो सके उतनी समान रखने की कोशिश की जाए सभी लोगों में। और अक्सर ये टेस्ट जो होते हैं इनके मैनुअल में चीज़ें दी रहती हैं कि कैसी परिस्थितियों में क्या कराना है, कितनी जानकारी हमें परीक्षार्थी को देनी है, कितनी नहीं देनी है। इन चीज़ों का ध्यान पेपर और पेंसिल टेस्ट में तो रखना ही पड़ता है, पर उन टेस्ट्स में और रखना पड़ता है जिसमें परफॉर्मेंस वाली चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे अगर आपने एम्स न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि एम्स वाले टेस्ट में परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें ज़्यादा है। हम परीक्षार्थी से कई सारे एक्शंस करके दिखाने के लिए बोलते हैं। हाथ पैरों का इस्तेमाल होता है जिसमें मुंह और जीभ का इस्तेमाल होता है, आंखों का इस्तेमाल होता है, कान का इस्तेमाल होता है। तो ये परफॉर्मेंस वाली चीज़ें जहाँ करके दिखानी है वहाँ और केयरफुल रहना होता है। कई बार टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे व्यक्ति को एक समय में एक ही प्रश्न दिखाया जाना है, अगला नहीं दिखाया जाना है। अगर गलती से व्यक्ति ने वो प्रश्न देख लिए तो फिर परफॉर्मेंस अलग हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स बदल जाएगा और वो हमारे टोटल स्कोर को प्रभावित करेगा। जैसे लुरिया नेब्रास्का टेस्ट बैटरी और इस तरह के और टेस्ट अगर आपको याद हो जिसमें टेक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, तो उसमें पेशेंट या परीक्षार्थी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे हाथों से ही चीजें छूकर या डिजाइन छूकर रिस्पॉन्स देना होता है। अगर कभी आंखों से पट्टी हटानी पड़े परीक्षार्थी के तो हम पहले सारा मटेरियल टेस्ट का जो है उसके आगे से टेबल पर से हटा लेते हैं, तब पट्टी हटाते हैं ताकि कहीं वो आंखों से पहले चीजें देख न ले। अगर देख लेगा तो उसका परफॉर्मेंस प्रभावित होगा, फिर उसे छू कर चीजें समझने की जरूरत नहीं है, फिर उसका टेक्चुअल परफॉर्मेंस का हम टेस्ट नहीं देख पा रहे हैं। उसने जो चीजें देखी हैं, जो उसके दिमाग में है, जो उसने अपनी आंखों से देख लिया, उसके बेसिस पे अब वो रिस्पॉन्स देगा। ऐसी परिस्थितियां जब हो जाती हैं तो वो पूरा टेस्ट भी कैंसिल करना पड़ सकता है। और कई बार टेस्ट कराने में, क्योंकि हर टेस्ट काफी महंगा भी होता है, खरीद कर लाया जाता है, और इस तरह अगर एक एक टेस्ट वेस्ट होता गया तो काफी पैसे की भी बर्बादी होती है। तो इस तरह के परफॉर्मेंस वाले टेस्ट में थोड़ा और जागरूक रहने और ध्यान देने की कोशिश करनी होती है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कराना है। और ये करने के लिए जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, उसको बहुत ही पहले से ट्रेंड होना होता है कि ये टेस्ट हमें कैसे परफॉर्म करवाना है, कैसे परीक्षार्थी के सामने रखना है। अगला स्टेप है टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, यानी टेस्ट का मानकीकरण। तो टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया करनी चाहिए किसी भी टेस्ट के लिए, तभी वो टेस्ट एक बेहतर और अच्छा टेस्ट माना जा सकता है। हैरिस और ब्राउन के अनुसार एक अच्छा टेस्ट जो होता है उसमें 3 विशेषताएं होनी चाहिए: रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी वैधता, और प्रैक्टिकलिटी यानी प्रायोगिकता। हैरिस कहते हैं कि रिलायबिलिटी का अर्थ क्या है कि टेस्ट के स्कोर जो हैं वो स्थिर हो, स्टेबल हो। वैलिडिटी का अर्थ है ऐसे प्रश्नों के जवाब से जैसे कि ये टेस्ट किस चीज का मापन कर रहा है और कितने बेहतर ढंग से कर रहा है। जबकि प्रैक्टिकलिटी या प्रायोगिकता का क्या मतलब है कि टेस्ट जो है सस्ता होना चाहिए, उसको एडमिनिस्टर करना यानी परीक्षार्थी पर करवाना आसान होना चाहिए, उसकी स्कोरिंग करना भी आसान होना चाहिए, और उसका अर्थ निकालना हो जब तो वो प्रक्रिया भी इजी होनी चाहिए। वहीं ब्राउन इन्हीं 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ अलग शब्दों में बात करते हैं और थोड़ा हटकर उनका एक्सप्लेनेशन है हैरिस से। ब्राउन कहते हैं क्या कि टेस्ट अगर कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल है तो रिलायबल मानेंगे, यानी टेस्ट को विश्वसनीय कब मानेंगे, जबकि वो सतत हो, लगातार वो
अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, सही स्थिर रिजल्ट दे रहा हो और भरोसेमंद रिजल्ट हो। वैलिडिटी कब कहेंगे? जब टेस्ट वही चीज का मापन कर रहा है जो मापन करने का वो दावा करता है। और प्रैक्टिकल कब कहेंगे कि टेस्ट प्रैक्टिकल है? जब वो आपके आर्थिक संसाधनों के अंदर आ जाए, उसमें समय जितना देना पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको करना और करवाना आसान होना चाहिए, और साथ ही उसका स्कोरिंग और अर्थ निकालना स्कोर्स का भी आसान होना चाहिए। इसमें पहले बात कर लेते हैं वैलिडिटी की, यानी वैधता की। तो टेस्ट के आइटम्स वैध हैं कि नहीं, ये जानने का एक तरीका हो सकता है कि जिस विषय पर हमने टेस्ट बनाया है उस विषय के जो एक्सपर्ट लोग हों उनसे हम इस टेस्ट के आइटम के बारे में पूछ सकते हैं कि ये जो आइटम्स हैं ये आपको सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कितने सटीक हैं इस चीज का मापन करने के लिए। आमतौर पे रस्ट और गोलंबक ने जैसे बताया है कि 5 प्रकार की वैलिडिटी या वैधता हो सकती है किसी टेस्ट की। जैसे पहली है फेस वैलिडिटी, सबसे सिंपल, और आजकल तो इससे वैधता माना भी नहीं जाता, इसे बोलते हैं फेस वैलिडिटी। और जैसा नाम से पता चल रहा है, फेस वैलिडिटी, जो चीज चेहरे पर या सामने से देखने से लगे कि हाँ ये वैध है, उसी को मान लेते हैं कि वैध है। जैसे अगर कोई टेस्ट है जो बोलता है कि ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है या इंटेलिजेंस का मापन करता है, अब अगर आप उसके टेस्ट के आइटम्स या प्रश्न पढ़ रहे हैं और आपको देखकर लग रहा है कि हाँ ये टेस्ट बोल तो रहा है कि इंटेलिजेंस का मापन करता है और प्रश्न भी ऐसे ही हैं जो इंटेलिजेंस का मापन करते हुए ही लग रहे हैं, तो बस देखने से प्रश्न अगर लग जा रहा है कि हाँ ये उसी चीज का मापन कर रहा है जिसका दावा कर रहा है, तो मतलब टेस्ट सही है, वैध है और उसमें फेस वैलिडिटी है। जैसे मान लीजिए अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो उसमें कुछ पूछा रहे कि हाँ आप बताइए कि हमारे अभी प्रधानमंत्री कौन है, या 10 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, कुछ इस तरह के प्रश्न जो लगे कि इंटेलिजेंस का मापन कर रहे हैं। अगर कोई रुचियों का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हो कि क्या आपको खाना बनाने का शौक है, क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो अभी क्वेश्चंस देख के कोई भी इंसान, कोई भी आम इंसान भी बता सकता है कि हाँ ये तो रुचियों के बारे में पूछ रहा है, या हाँ ये तो इंटेलिजेंस के बारे में ही पूछ रहा है। तो बस यही हो गई फेस वैलिडिटी। ये सबसे ही आसान, लचर और एक साइंटिफिक वैलिडिटी तो ये है ही नहीं, वैज्ञानिकता इसमें है ही नहीं कि बस देख कर लग रहा है अगर सही है तो सही है। तो आजकल इसको वैलिडिटी का एक प्रकार माना भी नहीं जाता। ये होती है फेस वैलिडिटी। दूसरी है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का क्या मतलब है कि आपने जो टेस्ट बनाया है, जिस चीज का मापन करने के लिए बनाया है, उससे संबंधित प्रश्न हो, ताकि ये पता चले प्रश्नों से कि जो चीज आप मापना चाहते हैं उसी का मापन करने के लिए, उसी उद्देश्य के लिए प्रश्न बनाए गए हैं। जैसे इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस में आपकी मैथ्स की एबिलिटी भी आ जाती है, आप कितनी जल्दी कोई चीज करते हैं उसकी भी एबिलिटी आ जाती है, आपकी स्मृति या मेमोरी का भी टेस्ट आ जाता है, कुछ परफॉर्मेंस वाली चीजें भी आ जाती हैं। तो उन सबसे संबंधित क्वेश्चंस अगर हैं तो मतलब उस चीज के आप कंटेंट का मापन कर रहे हैं जिसके लिए आपने टेस्ट बनाया है, और वो हो गई कंटेंट वैलिडिटी। फिर एक प्रकार की वैलिडिटी है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अगर आपने जो टेस्ट बनाया है, जो आप करवा रहे हैं परीक्षार्थी पर, उसके स्कोर के आधार पर आप कोई एक पूर्व कथन या पूर्वानुमान लगा सकें जो सटीक बैठे कल को, तो कहा जाएगा इस टेस्ट में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपका एक टेस्ट बनाया कि आपका अचीवमेंट कैसा है, अचीवमेंट का एक टेस्ट बनाया, आपको कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है किसी फील्ड के बारे में, उसका टेस्ट किया और स्कोर के आधार पर बताया कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये इंजीनियरिंग पढ़ सकता है, इसका उधर रुचि भी है, उसका उपलब्धियां उस फील्ड में हैं और ये अच्छा करेगा उस फील्ड में। और कल को पता चला 2 साल बाद कि आपने एक आईआईटी या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर ली और आपका अच्छा करियर चल रहा है, तो मैंने जो प्रिडिक्शन किया था, जो पूर्व कथन किया था, जो पूर्वाकलन मैंने किया था कि आपका ऐसा रहेगा आगे, वो चीज सही साबित हुई। इसका मतलब जो मेरा पहला टेस्ट था उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, वो टेस्ट जो है वैध है, सही है, क्योंकि उसके स्कोर के आधार पर मैंने जो आकलन किया वो कल को सही साबित हुआ। तब कहेंगे कि टेस्ट में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। अगला है कॉन्करेंट वैलिडिटी। जब आप कोई नया टेस्ट बनाते हैं तो बहुत संभव है कि वो टेस्ट अपने फील्ड में एकदम पहला टेस्ट हो, इसकी संभावना कम है, हो सकता है और भी टेस्ट होंगे,
जैसे मान लीजिए आप इंटेलिजेंस का कोई नया टेस्ट बनाएं, लेकिन इंटेलिजेंस का मापन करने के लिए पहले से भी टेस्ट मौजूद हैं, जिसमें एक बहुत फेमस टेस्ट है बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो अगर आप जो अपना टेस्ट बना रहे हैं वो वैध है कि नहीं, यानी वो सही है कि नहीं, वो दावा करता है कि इंटेलिजेंस का मापन कर रहा है, वो इंटेलिजेंस ही का मापन कर रहा है, किसी और चीज का नहीं, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो आप कॉन्करेंट वैलिडिटी निकाल सकते हैं टेस्ट की। इसके लिए क्या करना होता है कि आप अपना जो नया टेस्ट आपने बनाया वो भी एक परीक्षार्थी को करवाएं, और जो पहले से मौजूद और सफल और काफी समय से इस्तेमाल हो रहे टेस्ट हैं उस फील्ड के, जैसे बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये भी उसी परीक्षार्थी को करवाएं। और दोनों टेस्ट का जब स्कोर आप निकालेंगे उस व्यक्ति का, और दोनों टेस्ट के स्कोर में काफी समानता है, आसी पास का स्कोर है, तो इसका मतलब आप वही चीज मापन कर रहे हैं जो दूसरा टेस्ट मापन कर रहा था, तभी स्कोर इतने समान है। अगर आपका टेस्ट इंटेलिजेंस का मापन कर रहा है और आपने कोई दूसरा टेस्ट ले लिया जो पर्सनालिटी का मापन कर रहा है, तो स्कोर समान या लगभग पास में नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो ये होती है कॉन्करेंट वैलिडिटी, कि जो उस क्षेत्र में पहले से एक एग्जिस्टिंग टेस्ट है उसके स्कोर से आपने अपने नए टेस्ट के स्कोर की तुलना करके देख लिया कि हमारा टेस्ट वही मापन कर रहा है कि नहीं जिसके लिए ये बना है। और पांचवी चीज है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है ये थोड़ा साइकोमेट्रिक से रिलेटेड है। इसमें हम कुछ सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके फैक्टर एनालिसिस और इस तरह की चीजें लगा के कंफर्म करते हैं कि हम जो टेस्ट हमने बनाया है इंटेलिजेंस के लिए वो इंटेलिजेंस का ही मापन कर रहा हो, न कि किसी और चीज का। तो वैधता या वैलिडिटी क्या है कि कोई भी टेस्ट की वैलिडिटी हम किसे कहेंगे कि जब वो टेस्ट उसी चीज का मापन कर रहा हो जिसका मापन करने का वो दावा करता है, न कि किसी और चीज का। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने टेस्ट तो बनाया इंटेलिजेंस का, आप दावा कर रहे हैं कि टेस्ट जो है ये इंटेलिजेंस का मापन करता है, और पता चला उसके कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि उसमें इंटेलिजेंस के बजाय पर्सनालिटी का ही असली में मापन हो रहा है। प्रश्न ऐसे पूछे हुए हैं कि आप दावा तो कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस का टेस्ट है, लेकिन असल में वो इंटेलिजेंस का मापन न करके वो पर्सनालिटी या किसी और चीज का मापन कर रहा हो। तो जो टेस्ट जिस चीज का मापन करने का दावा कर रहा है, अगर उसी चीज का मापन करता है तो हम कहेंगे टेस्ट की वैलिडिटी अच्छी है, उसकी वैधता अच्छी है। अगली चीज जो हम देखते हैं टेस्ट अच्छा है कि नहीं या टेस्ट के मानकीकरण के लिए, वो होता है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। टेस्ट के स्कोर विश्वसनीय है कि नहीं, भरोसेमंद है कि नहीं। और ये कब होगा? जब कि अगर आप कोई ऐसी चीज का मापन कर रहे हैं जो आमतौर पे समय के साथ स्थिर रहती है, बहुत फेरबदल उसमें नहीं होता है, तो आपके टेस्ट के स्कोर में भी समय के साथ बहुत फेरबदल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप मूड का, किसी व्यक्ति के मूड का या उसके भावनाओं का, इमोशंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, और अभी सुबह करेंगे फिर कल करेंगे अगले दिन और अंतर आएगा, तो वो जायज है, वो तो आएगा ही, क्योंकि इंसान का मूड सेम तो रहता नहीं है। अभी कुछ है, शाम तक बदल गया, 2 घंटे में बदल गया, तो ये तो बदलने वाली चीज ही है, इसके लिए स्कोर तो बदलेगा ही। पर कोई वैसी चीज जो आमतौर पर नहीं बदलती हो, जैसे आपकी रुचियां, आपकी बुद्धिमत्ता, तो बुद्धिमत्ता कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज कुछ है और हफ्ते भर बाद एकदम ही कुछ अलग हो गई, बिल्कुल ही अलग हो गई, बहुत कम या बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपने अगर जो टेस्ट बनाया है, अगर मान लीजिए उस टेस्ट को हम आज कराएं किसी व्यक्ति पर, इंटेलिजेंस का जो स्कोर आएगा, और फिर 1 हफ्ते बाद करा के देखें फिर जो स्कोर आएगा, तो उस दोनों स्कोर लगभग आसपास या समान ही होने चाहिए, बहुत उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है इसका मतलब कि आपके टेस्ट में कमी है। जाहिर सी बात है व्यक्ति का इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता हफ्ते भर में इतनी बढ़घट नहीं जाएगी, इसका मतलब दिक्कत आपके टेस्ट के साथ है, वो विश्वसनीय रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसके नतीजों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, टेस्ट की कमी है, टेस्ट आपने जो बनाया उसमें कहीं गड़बड़ी रह गई है, वो सही प्रकार का नहीं बना है। तो इसे बोलते हैं रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता टेस्ट की। अब इसको मापने के लिए 4 मुख्य तरीके हो सकते हैं जो रस्ट एंड गोलंबक ने बताए हैं। एक प्रकार की रिलायबिलिटी है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी या परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। इसमें कोई भी टेस्ट एक समूह को एक बार करा दिया जाता है और उसके बाद कुछ समय के पश्चात फिर से वही टेस्ट उसी समूह को कराया जाता है। मान लीजिए 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर से एक निश्चित अंतराल के बाद उनको वो टेस्ट रिपीट कराया जाता है। और दोनों समय में जो स्कोर्स आए
उनका कंपैरिजन किया जाता है, सहसंबंध निकाल के देखा जाता है। अगर सहसंबंध ज्यादा आ रहा है यानी स्कोर्स लगभग समान है तो इसका मतलब टेस्ट विश्वसनीय है। जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंस का ही अगर टेस्ट बनाया तो उसे एक बार आज करा के देखा और एक बार उसी व्यक्ति को या उसी समूह को एक हफ्ते बाद करा के देखा। जाहिर सी बात है एक हफ्ते में इंटेलिजेंस में बहुत गिरावट या बढ़त नहीं होगी, तो ये दोनों ही स्कोर लगभग समान आने चाहिए एक व्यक्ति के लिए। अगर ऐसा मिलता है तो हम कहेंगे कि हमारे टेस्ट में टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है टेस्ट लिया जा रहा है फिर रीटेस्ट लिया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है फिर कुछ समय के बाद पुनः परीक्षण हो रहा है। तो परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। इसी प्रकार से दूसरा एक रूप है रिलायबिलिटी टेस्ट करने का जिसे कहते हैं पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। अब जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है ये अच्छा तरीका है रिलायबिलिटी निकालने का, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें समय ज्यादा लग रहा है। आपने आज एक बार टेस्ट करा लिया, अब आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक निश्चित अंतराल तक इंतजार करना पड़ेगा रिलायबिलिटी का कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि जब सेकंड पॉइंट पे आपको स्कोर मिल जाएंगे तब आप पहले वाले से तुलना करके तब निश्चित कर पाएंगे कि आपके टेस्ट में विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी है या नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए इतना जो इंतजार करना पड़ता है, इससे निपटने के लिए क्या किया गया, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी बनाई गई। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, पैरेलल फॉर्म्स, पैरेलल यानी समान या समानांतर किस्म के, और फॉर्म्स मतलब फॉर्म कह लीजिए, टेस्ट कह लीजिए, जो भी। तो यहाँ क्या करते हैं कि आपने जो टेस्ट बनाया है उसका एक स्वरूप नहीं बनाते हैं, दो बनाते हैं, दो समान तरह के टेस्ट बना लेते हैं जिसमें क्वेश्चंस लगभग समान रहेंगे पर बिल्कुल सेम नहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक वर्जन में क्वेश्चन पूछा है 2 + 7 कितना होता है, तो दूसरे में रहेगा 3 + 6 कितना होता है। जवाब वही आएगा, प्रश्न लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं। तो इस तरह के दो लगभग समान फॉर्म्स बनाए जाते हैं और दोनों को ही एक ही समय में व्यक्ति पर करा लिया जाता है। पहला एक फॉर्म करा लिया गया, अब आज ही के समय दूसरा भी करा लिया गया। तो ये एक तरह से मान लिया जाता है कि जो 2 बार हम टेस्ट करा रहे थे एक निश्चित गैप देके, वो एक ही समय में करा लिया गया। अब क्योंकि दोनों अलग अलग टेस्ट हैं तो स्कोर में हल्का अंतर तो आएगा ही, पर जितना समान रहेगा स्कोर दोनों में वो माना जाएगा कि टेस्ट रिलायबल है, विश्वसनीय है, भरोसेमंद है। इसमें फायदा क्या हुआ कि हमें एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना भर वेट करके फिर वही वाला टेस्ट करा के फिर स्कोर की तुलना करने की जरूरत नहीं है। एक ही टाइम पे एक ही टेस्ट के लगभग दो फॉर्म्स, दो अलग अलग तरह के टेस्ट जिसमें हल्का सा क्वेश्चंस का डिफरेंस था, वो हमने एक ही टाइम पे करा के उसको दो तरह का टेस्ट मान के उसमें कंपैरिजन कर लिया। एक ही समय में वही टेस्ट दो बार नहीं करा सकते, क्योंकि अभी उसने अगर तुरंत किया हुआ है तो वो सेम रिस्पॉन्स फिर उसी टेस्ट पे देगा 5 मिनट बाद भी। तो इसलिए दो अलग अलग फॉर्म्स बनाए जाते हैं। ये होता है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। फिर एक तरह की रिलायबिलिटी है जिसे कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसमें क्या है कि इसमें हमें दो अलग अलग वर्जन भी टेस्ट के बनाने की जरूरत नहीं है और न हमें हफ्ता 10 दिन इंतजार करने की जरूरत है अगला टेस्ट करने के लिए। इसमें टेस्ट के एक ही फॉर्म से काम हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि टेस्ट करवा लेते हैं परीक्षार्थी पर और फिर टेस्ट में जितने भी प्रश्न हैं उनको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। दो बराबर हिस्सों में बांट के मान लिया जाता है कि यही दो वर्जन हो गया टेस्ट का, जैसे पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी में हम कर रहे थे। मान लिया जाता है कि यही दो छोटे छोटे वर्जन हो गए टेस्ट के और फिर उनके स्कोर में समानता देख ली जाती है। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट आपने कराया, उसमें 100 क्वेश्चंस थे, तब उसमें 50-50 अलग अलग क्वेश्चंस बांट दिए गए, दोनों का स्कोर निकाल लिया गया और वो दोनों स्कोर आपस में कितने समान है ये देख लिया गया। और समान होने चाहिए क्योंकि वो सारे ही 100 क्वेश्चन बुद्धिमत्ता का ही मापन कर रहे थे, तो 50 अलग और 50 अलग बनाएंगे और जैसे उसको ट्रीट करेंगे कि दो 50-50 के स्कोर्स, दो टेस्ट हो गए, तो उनके स्कोर्स में भी समानता आनी चाहिए। हालांकि ये जो विभाजन हम कर रहे हैं आधे आधे में, ये बाद में किया जाता है। व्यक्ति को हम दो टुकड़ों में करके टेस्ट करने के लिए नहीं देंगे, उसे 100 क्वेश्चन एक साथ ही करने के लिए एक ही टेस्ट हम देंगे और बाद में जब हम वापस लेंगे उससे टेस्ट तो 50-50 क्वेश्चन में हम आधा आधा बांट देते हैं। पहले दिक्कत होती थी इस तरह हाफ हाफ बांटने में, क्योंकि अगर आप पहले 50 क्वेश्चन एक तरफ बाकी 50 क्वेश्चन एक तरफ, मान लीजिए ऐसे अगर आप कर ले रहे हैं, अगर 100 क्वेश्चंस का
आपका टेस्ट है तो उसमें भिन्नता आ सकती है स्कोर्स में। कुछ टेस्ट होते हैं जो इस तरह बने होते हैं कि उनके टेस्ट के आइटम्स की कठिनाई धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती जाती है। अगर ऐसा रहेगा तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा कठिन क्वेश्चंस हैं उसमें गलतियां ज्यादा होंगी। अगर ऐसे टेस्ट को आप इस तरह आधा आधा करते हैं कि पहले 50 क्वेश्चन एक तरफ और बाकी 50 एक तरफ, तो जाहिर सी बात है जो दूसरे 50 क्वेश्चन का सेट बना उसमें स्कोर व्यक्ति का कम होगा क्योंकि वो ज्यादा कठिन प्रश्न हो गए, और पहले वाले जो 50 थे वो थोड़े से आसान तरह के प्रश्न हो गए, उसमें स्कोर ज्यादा आएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों में तुलना सही नहीं आएगी और फिर आपको लगेगा कि आपका टेस्ट खराब है, इसकी विश्वसनीयता अच्छी नहीं है क्योंकि स्कोर में बहुत भिन्नता आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और कई तरह के तरीके होते हैं जिससे हम अलग अलग हाफ हाफ टेस्ट का बना सकते हैं। जैसे कई बार क्या किया जाता है कि जो ऑड नंबर वाले आइटम्स हैं, जैसे अगर 100 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह करते हुए एक टेस्ट में डाल दिया जाता है, और जो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते हुए एक टेस्ट में डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि कठिनाई अगर बढ़ती भी जा रही है क्रमशः तो दोनों में बराबर बराबर क्वेश्चंस आसान और कठिन अपने आप शामिल हो जाते हैं। और भी कई तरीके हो सकते हैं जिसके आधार पे आधा आधा टेस्ट बांटा जा सकता है, लेकिन ये सारा करने के बाद भी जब आपको स्कोर मिलता है रिलायबिलिटी का तो वो आधे टेस्ट का ही मिलता है। क्योंकि पहले भी आपने देखा जब पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी हम कर रहे थे तो हम स्कोर एक ही टेस्ट के लिए निकालते हैं दूसरे से तुलना करते हुए। तो यहाँ हम जब 50-50 का 2 टेस्ट की तरह हमने बना लिया और फिर हम अगर उसका रिलायबिलिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक स्कोर निकाल रहे हैं, एक माप निकाल रहे हैं विश्वसनीयता की, तो वो 50 वाले टेस्ट का ही निकला, वो पूरे टेस्ट का नहीं निकला, आधे ही टेस्ट का निकला। तो उसको फिर पूरे टेस्ट का बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको कहा जाता है स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। इसकी मदद से जो आधे टेस्ट का हमने विश्वसनीयता का स्कोर निकाला वो पूरे टेस्ट के लिए कितना होगा वो निकल जाता है। और याद रखिए आधे टेस्ट की जो विश्वसनीयता की स्कोर आएगी वो ऐसा नहीं सोचना है कि उसको इंटू 2 कर देंगे तो वो पूरे टेस्ट का हो जाएगा। बस डबल कर देने से पूरे टेस्ट का नहीं हो जाता है, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला कहते हैं। उसमें वैल्यूज पुट करके फिर हम पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाल लेते हैं। अगला प्रकार जो चौथा इन्होंने बताया था रस्ट एंड गोलंबक ने, वो था इंटर रेटर रिलायबिलिटी या इंटर मार्कर रिलायबिलिटी। अब कुछ टेस्ट इस प्रकार के होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट स्कोर दे के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर इस तरह के टेस्ट होंगे तो अगर आपको सही आंसर पता है कि क्वेश्चन का क्या है तो आप उसको फुल मार्क्स देंगे और गलत है तो वहां 0 देंगे, और ये चाहे कितने भी लोग अलग अलग तरह से टेस्ट का मूल्यांकन करें वो ऐसे ही स्कोरिंग करेंगे जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होता है। लेकिन वहां पर क्या, जहां पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपके एग्जाम्स होते थे जिसमें कि क्वेश्चंस पूछ दिए गए और आपको ऐसे टाइप आंसर लिखना है, बड़े बड़े से आंसर्स लिखने हैं, वहां तो कोई एक मानक नहीं तय है कि कितना स्कोर होना चाहिए। वहां एक शिक्षक अगर पढ़ेगा उसको स्कोर दे रहा है तो वो कुछ अलग स्कोर देगा, दूसरा पढ़ेगा उसे अच्छा लग सकता है आंसर, नहीं लग सकता है वो कुछ और स्कोर देगा, तीसरा व्यक्ति कुछ और स्कोर देगा। मतलब यहाँ पर एक तय मानक नहीं है, एक निश्चित स्कोर सब लोग नहीं देंगे, सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्कोर देंगे। ऐसे केस में जहाँ पे इस तरह के प्रश्न हो टेस्ट में और उसका मूल्यांकन करना हो, वैसे जगह पे फिर हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी निकालते हैं या इंटर मार्कर रिलायबिलिटी निकालते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि एक ही टेस्ट का जो किसी व्यक्ति ने टेस्ट दिया परीक्षार्थी ने, उस टेस्ट को हम एक से अधिक लोगों से चेक कराते हैं, और अगर सबके स्कोर लगभग समान आ रहे हैं, आसपास ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है, तो मानेंगे कि टेस्ट अच्छा था, उसमें इंटर रेटर रिलायबिलिटी थी या इंटर मार्कर रिलायबिलिटी थी। अगर ऐसा नहीं मिलता है, अगर बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट था और किसी परीक्षार्थी ने आंसर्स लिखे, एक टीचर ने चेक किया या एक मूल्यांकनकर्ता जो है उन्होंने चेक किया और उन्होंने स्कोर दिया 80 100 में से, दूसरे ने चेक किया उसने दिया 75, तीसरे ने दिया 82 82, तो ये सब लगभग आसपास ही हैं, तो माना जा सकता है कि टेस्ट की विश्वसनीयता अच्छी है। लेकिन वही मान लीजिए एक दूसरे व्यक्ति का टेस्ट का स्कोर है 100 में से ही टेस्ट का स्कोर देना है, एक परीक्षार्थी जो है उन्होंने दिया अपना जब लिख के आंसर्स, तो अलग अलग परीक्षक चेक कर रहे हैं, एक परीक्षक ने उसको 100 में से 80 स्कोर दिया,
दूसरे ने 100 में से 40 स्कोर दिया, तीसरे में ने 100 में से मान लीजिए 100 दे दिया या 10 ही स्कोर दिया। अब ये बहुत ज्यादा अंतर है लोगों के स्कोर्स में, यानी ये टेस्ट बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा है, इसकी इंटर रेटर रिलायबिलिटी या इंटर मार्कर रिलायबिलिटी कम है या खराब है। तो इस तरह से हम टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये दो चीजें निकाल सकते हैं। और जैसे रस्ट एंड गलम्बक ने बोला कि तीसरी चीज क्या होती है, प्रैक्टिकलिटी, कि टेस्ट करने में कितना समय लग रहा है, उसको स्कोरिंग करना कितना आसान है और उसमें पैसे कितने लग रहे हैं टेस्ट खरीदने करने में, ये सारी चीजें। तो इसको तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ये तो अपने समझ से ही आप समझ सकते हैं। अगर टेस्ट बहुत महंगा नहीं है, इजी है कर पाना, इजी है स्कोरिंग करना, तो वो एक अच्छा टेस्ट माना जाएगा। तो पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर आपने देखा कि कैसे क्या स्टेप्स होते हैं एक नए टेस्ट को डेवलप करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, जो फॉलो करने होते हैं और किस विधि से स्टेप्स डेवलप होते हैं। ये प्रक्रिया काफी कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम टेकिंग है, पर आपने यहाँ ब्रीफली जाना कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं और किस क्रम में किए जाते हैं। धन्यवाद।